I'll spotlight you along with स्वामी जी. आपको स्वामी जी के साथ में spotlight करूंगा. I'll ask you to unmute yourself. अपने आप को unmute करेंगे and tell us briefly about the problem that you have. Yes. Please go ahead, Ajit ji. You are unmuted. आपकी आवाज नहीं आ रही है. You are not audible. So just check your this thing. In the meantime, we will move to another participant. Just check at your end. Okay. Seema Gupta ji, are you suffering from any kind of respiratory problem? Give me a thumbs up first. हाँ या ना? सीमा, मेरे को पहले साइनस की हाँ, प्रॉब्लम एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. हाँ जी. आराम से बैठिए. आप बताइए. हाँ, मेरे को लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हुई थी. उस टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी और फिर साइनस डायग्नोज हुआ था. पर पिछले 2-3 साल में अब जो एम्स में दिखाया है तो लंग्स का बताया है, अस्थमा की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है. तो मतलब बेसिकली क्लियर नहीं है कि है क्या प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम जो है वो है अपान दोष. अब ये हाँ, अपा एक से और साथ में इंडाइजेशन बहुत ज्यादा खराब, मतलब डाइजेशन बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा. एसिड ऊपर आता है, ऐसा कुछ है? एसिडिटी होती है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ. मैं आपको बता देता हूँ. ये मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है, अपान दोष. इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ और आपके प्रॉब्लम के साथ में कोरिलेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे ठीक होगा. हाँ. अपान दोष का मतलब होता है आपके शरीर में ऊर्जा जो है वो रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ में जो उसका बहाव होता है वो कमज़ोर है. दूसरा तरीका इसको समझने का है, आपकी इन्हलेशन की स्ट्रेंथ कमज़ोर है. आपके शरीर की सांस खींचने की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसे अपान कहते हैं. वो इनहेल करने की स्ट्रेंथ कमज़ोर है. अब इससे क्या क्या चीज इम्पैक्ट, क्या क्या चीज इससे क्या क्या चीज इम्पैक्ट होंगे ये थोड़ा समझते हैं. पहली चीज, आपके गट में जब मुंह से भोजन करते हैं और ये नीचे की तरफ में उसको निकलना चाहिए, यहाँ पे ये जो मूवमेंट होती है ना, इसमें गड़बड़ी हो जाती है अपान दोष के कारण. तो कई लोगों में ये, अलग अलग लोगों में ये कई अलग अलग चीजों तरीके से सिम्टम आ सकते हैं. एक है जैसे कई लोगों में इसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन होता है. कई लोगों में क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है. ऐसा लगेगा जैसे ये भारी भारी यहाँ पे है, खाने के बाद में हैवीनेस आती है, ब्लोटिंग होती है कई लोगों में, है ना. पचने की क्षमता जो होता है, जठराग्नि कमजोर होती है, डाइजेस्ट होने का इशू भी रहता है, फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. और क्या क्या होते हैं, पल्मनरी हाइपरटेंशन कुछ लोगों में दिखाई देते हैं. कुछ लोगों में ये एल्विलाई यानी कि लंग के जो टिश्यूज होते हैं ना, उनकी कमजोरी के रूप में आता है. ठीक है. इससे एक और चीज इंपैक्ट होती है, इसे कहते हैं हार्ट लंग फंक्शन. अपान की वजह से एब्जॉर्प्शन कम होता है. मैं बहुत सारी चीजें हजारों चीजें बता सकता हूँ शरीर के अंदर, मगर क्या है कि मेजर प्रॉब्लम मैंने बता दिया, है ना. तो क्या ये इनहेलेशन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, लंबी लंबी सांस लेके इनहेलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं? नहीं, नहीं बढ़ा सकते. तो क्या तरीका है इनहेलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ाने का? अगर आप उसको रोकने की कोशिश करें तब वो बढ़ेगा. कुंभक. इनहेलेशन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? कुंभक से. और कुंभक से और भी बहुत लोगों को कोविड के टाइम पे लंग का इशू और बाद में न्यूरो इश्यूज आए हैं, है ना. कुंभक उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये आराम से ठीक हो जाता है. नहीं तो कोई मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकती. देखिए, अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, 100 साल में कोई इलाज, किसी का एक बंदे का भी इलाज नहीं हो, क्योंकि मेडिसिन जो है वो
वो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो तकलीफ है उसको फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कम कर देगी, मगर उससे आपकी शरीर की क्षमता कम होती जाती है ना। उस लिहाज से मेडिसिन कभी भी यूज करें तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करें। लंबे टर्म के लिए यूज करेंगे तो लाइफ ही खराब हो जाएगी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। लेकिन एक चीज जिससे आप भाग नहीं सकते वो है अपने शरीर की ये क्षमता, अपान शक्ति को बढ़ाना। ये नहीं करेंगे तो ठीक नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है ना। इलाज यही है कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो कमजोर हो गई है उसको बढ़ाई। आपका शरीर ही आपको ठीक करेगा, दुनिया में कोई और ठीक नहीं कर सकता, ये समझिए। हम्म। Thank you, Swamiji. So we also have, I can see Vikram Shah ji. So Vikram Shah ji hai. He is saying that I have childhood asthma since मैं मुझे बचपन से asthma है. He has been suffering from childhood asthma. Correct, Vikram ji? I'm asking you to unmute, and he says, can he come out of it? Though we have answered that many people at the age of 70 also have come out of it. क्या विक्रम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? Yeah, I am 63 actually. You can hear now, sir. Yes, हाँ yes. हाँ हाँ। What else Yeah, have you? Do you have any other problem? sir, I have an asthma and heavy acidity. So शाम को थोड़ा भी खाता हूँ तो एसिडिटी बहुत हो जाती है। एक चपाती खाऊं या दो चपाती खाऊं, एंड मुझे इनहेलर रेगुलर सवेरे शाम 2 बार लेना पड़ता है। आपकी प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपको शुरुआत से ही नाग दोष है, नाग शक्ति वीक है आपके शरीर में। नाग शक्ति मैं आपको समझा भी देता हूँ। ओके। ठीक है ना। नाग शक्ति, वेन एवर यू ईट व्हाट हैपन्स, द होल एलिमेंट्री कैनाल इट मूव्स इन अ सर्टन मैनर, है ना। आप जो खाते हैं ना इसमें इसकी मसल्स में ना एक मूवमेंट होती है, उसे नाग वायु कहते हैं। ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Now, this peristaltic movement is just limited to alimentary canal. But when I'm saying Naga dosha, Nagavayu dosha, it is related with everything in your body. Wherever there is an infiltration or movement of material, liquid, or gas from one point to another. So, Nagavayu is involved in that. Even urination, Nagavayu is involved. Right? Blood flow, Nagavayu is involved. तो अभी इसको और आसान शब्द में मैं आपको समझा देता हूं। आपको आयुर्वेदिक टर्म में अगर कहेंगे कफवात दोष है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि एक चाय की छन्नी होती है ना, जब आप मलाई डाल देते हैं चाय में और चाय को छानेंगे तो वो छन्नी में जो स्ट्रेनर है ना उसमें जम जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर से चाय नहीं छनेगा। तो आपके शरीर में ऐसा ही है। द बॉडी इज जस्ट लाइक स्ट्रेनर, मल्टीपल मिलियंस ऑफ स्ट्रेनर्स। एक जगह से हर चीज दूसरी जगह जाना लाजमी जरूरी है। अगर दैट फ्लो डजंट हैपन, बीच में रुकावट आती है, तो रुकावट हमेशा श्लेष्म या कफ से आता है। तो कफवात दोष, जिसकी वजह से नागवायु बिगड़ गया। नागवायु इज समथिंग वेरी फंडामेंटल टू लाइफ। तो आपका इसीलिए जन्म से है, क्योंकि वो फंडामेंटली बिगड़ा हुआ था पहले से ही। तो अभी क्या, अभी आपको अगर चाय की छन्नी में चाय छानना है तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्लाई लिटिल प्रेशर, इजंट इट? If you just put a spoon, apply a little pressure, because any movement in your body or outside in nature always happens in a pressure gradient. Even if cloud has to move from one place to another or air has to move, it will always move in pressure gradient from high pressure to low pressure. पेड़ में भी पानी from high pressure to low pressure ऊपर जाएगा, आपके शरीर में भी प्रेशर ग्रेडियंट में ही जाता है। मगर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो अगर खराब है तो वो मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। इसमें एक और चीज आती है, वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम इन मूवमेंट, वेन एवर देर इज अ बैरियर, जहां भी चीज रुकेगी पेन आएगा। देर आर मेनी पीपल हु गेट मूविंग पेन इन देयर बॉडी, या फिर उनके कई जगह पे पेन फैक्टर हमेशा रहेगा। ओनली मूवमेंट, आप सुबह उठेंगे पूरा शरीर अकड़ा हुआ रहेगा, उसके बाद में मूवमेंट करेंगे, गर्मी बढ़ेगी शरीर के अंदर, तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो प्रेशर, अगर इकोसिस्टम खराब है तो थर्मल इकोसिस्टम भी खराब होता है, टेम्परेचर वाला इकोसिस्टम भी खराब होता है। तो ऐसे लोगों में डाइजेशन का इश्यू भी आता है।
जठराग्नि कमजोर होगी, एसिड रिफ्लक्स होगा, सिर में हैवी पना रह सकता है, कई लोगों में माइग्रेन होता है, कई लोगों में हील का पेन होगा, कई लोगों में जॉइंट स्टिफनेस जैसी चीज होगी, या फिर कंजेशन का इशू आता है, कहीं में एस्थमेटिक में कंजेशन का इशू आएगा। तो अभी पहला पार्ट आपको अपना प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना है, नागवायु ठीक करनी है। कैसे होगा? प्रेशर से ही ठीक करोगे, मेडिसिन से तो ठीक नहीं होगा प्रेशर इकोसिस्टम, है ना। प्रेशर यानी कुंभक से ठीक होगा, और कुंभक से ही आपका थर्मल कुंभक करेंगे। एक चीज आप नोटिस करेंगे क्या? डाइजेशन अच्छा हो गया, भूख अच्छी लग रही है, पहले इतनी नहीं लग रही थी, अब भूख अच्छी लगने लग गई। तो अभी ब्लोटिंग नहीं हो रहा, अभी गैस नहीं बन रहा इतना। ये कुंभक करने के बाद आपको इमीडिएटली ये असर आएगा। इसका मतलब यू आर करेक्टिंग द प्रेशर इकोसिस्टम, एंड विथ प्रेशर इकोसिस्टम द थर्मल इकोसिस्टम ऑल्सो गेट्स करेक्टेड। उसी से होता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आयुर्वेद में इसे कफ कहते हैं। प्रेशर, कफ मटेरियल मैनेजमेंट, प्रेशर वात, टेम्परेचर पित्त, ये दोनों मिलते हैं तो आपके बॉडी का मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, उसे कफ कहते हैं। इसीलिए वात राजा है आयुर्वेद में। अगर आप थोड़ा ऑनलाइन पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, वात इज द किंग, एंड कुंभक जो है वो वात को सही करने का नियम है। ठीक है, तो इससे आपका चाइल्डहुड अस्थमा में भी आपको इतना रिलीफ मिल जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इवन इफ देर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ओनली कुंभक कैन करेक्ट द जेनेटिक्स, एंड वी हैव प्रूफ ऑफ इट। हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट हमने लैब रिपोर्ट में देखा है कि कुंभक करने के बाद में ठीक हो जाता है ना। तो बाकी आपको ये तो पक्का है कि बहुत जल्दी अगर आप इनहेलर ले रहे हैं या ऐसा कुछ ले रहे हैं तो इट विल गेट ड्रॉप्ड, इट विल बिकम मिनिमम। आपको केमिकल दवाइयों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। कुछ समय करेंगे, थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव ड्रास्टिकली। Okay, so some people have questions. My question to you is, A, type your questions because we have to manage questions as well as interaction. Secondly, Gaurav ji or Yogesh ji, are you suffering from respiratory ailments? Then we can have on the spot. Give me a thumbs up. Okay. So Gaurav, I'll put you in spotlight. I'll ask you to unmute yourself and you can ask your question. नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम अ क्वाइट 6-7 years एज पर डॉक्टर आई हैव एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, राइट। और फिजिकली जो मेरी प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम सर्दी है या एक्सट्रीम गर्मी, आई एम बेस्ड आउट इन दिल्ली, तो अगर मैं गर्मी में बाहर जा रहा हूँ तो आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। सांस मतलब चेस्ट में ऐसे होता है कि हवा भर गया और अंदर नहीं जाएगा, है ना। और सिमिलरली इन सर्दी आल्सो, मतलब वेदर इतना अफेक्ट करता है, और फिर इट इट ग्रेजुअली मूव्स इनटू कंजेशन, जिसमें बलगम और वो सब क्रिएट हो जाता है, एंड देन आई हैव टू यूज इनहेलर और मेडिसिन। सो दिस इज द इशू। एक चीज जो आपके अंदर इमीडिएटली दिख रही है, वीकनेस जो है ना, वो है एबिलिटी टू रिलैक्स। आपके शरीर का एबिलिटी टू रिलैक्स, द डिटॉक्स फैक्टर और द रिलैक्सेशन क्वोशंट कहेंगे इसको हम, वो अच्छा। कम है। तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में हमेशा एक इम्यून रिएक्शन ट्रिगर होता है। इम्यून रिएक्शन, हिस्टामिन ट्रिगर होता है। अगर मान के चलो, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन हर बारी करते हैं। कभी भी आपके शरीर में कुछ भी अनवांटेड फैक्टर जब जाएगा तो बॉडी उसको नेगेट करेगा, उसको नलीफाई करेगा। हिस्टामिन वो बायो कॉम्प्लेक्स है जो उसको नलीफाई करता है। तो अगर बॉडी के अंदर टॉलरेंस कम होता है किसी भी चीज के लिए, तो उसमें हिस्टामिन रिलीज ज्यादा होता है, और एक टाइम के बाद में हिस्टामिन इनटॉलरेंट हो जाती है बॉडी, जिससे कि एलर्जिक ट्रिगर क्रिएट होता है। अगर आपका टॉलरेंस अच्छा है तो सेम एलर्जिक फैक्टर से आपको एलर्जिक ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन टॉलरेंस कम है और बार बार हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, और हिस्टामिन इनटॉलरेंट हो गया बॉडी बॉडी, क्योंकि बार बार रिलीज होगा तो उसको बॉडी भी तो उसको नहीं चाहिए ना वो अनवांटेड चीज।
क्योंकि ये बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड फॉर इट ना, कि आप बार बार कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे कि शरीर कहे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, है ना। इट ऑल्सो इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ केमिकल इनटेक, इंक्रीज केमिकल इनटेक बाय ह्यूमन बींग्स। तो एलर्जिक फैक्टर, आप देखो, आप ग्लूटेन से एलर्जी, आप रोटी नहीं खा सकते, ऐसे लोग आने लग गए कि भाई उनको तो 50 चीजें तो ऐसी है जो कि नहीं खाना उनको। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर ट्रिगरिंग द immune response or the allergic response by consuming chemicals from childhood. तो अब रिलैक्सेशन फैक्टर या टॉलरेंस लेवल तो कम होगा ही होगा, आप मना ही नहीं, आप अब कुछ नहीं कर सकते इसको। नो मेडिसिन कैन क्योर इट, क्योंकि आपका टॉलरेंस किसी भी मेडिसिन से नहीं बढ़ सकता। तो लेट्स अंडरस्टैंड टॉलरेंस, लेट्स अंडरस्टैंड टॉलरेंस। तो आपको याद है आपकी दादी नानी दादा नाना ऐसे कुछ याद है? उनके पास में सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं, आज के मुकाबले तो डिफिकल्ट सिचुएशन था, मगर उनका जो शरीर से जोर लगाने की शक्ति थी और उनका टॉलरेंस टू द सिचुएशन वाज वेरी हाई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टॉलरेंस प्रैक्टिकली। आप 10 किलो का वेट उठाओ तो वो वेट को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा ना, मगर ध्यान दीजिए वो कैसे करते हैं, आप वो वेट कैसे उठाते हैं और उसका टॉलरेंस कैसे आता है? सांस रोक के उठाते हैं। और आज अगर आपने स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ा दिए अपने चारों ओर, है ना, आपके दादा दादी के टाइम पे स्ट्रेस फैक्टर्स थे मगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स थे। आज के टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। हुआ क्या, इस 2 जनरेशन के अंदर आपके शरीर का टॉलरेंस कम हो गया, स्ट्रेस फैक्टर्स आपने मैनिपुलेट कर दिए, चेंज कर दिए। तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, अनलेस एंड अनटिल यू इंप्रूव द टॉलरेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। ये एपिसोड्स ऑफ लंग वीकनेस, एपिसोड्स ऑफ एवरी क्रॉनिक डिजीज इज इंक्रीजिंग, और उसका कोई इलाज नहीं है। 100 साल में किसी डायबिटीज का इलाज नहीं हुआ। हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर बिकमिंग एपिडेमिक। आप जानते हैं इस बात को, 100 साल में एक भी बंदे का इलाज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट लुकिंग इन अ डायरेक्शन वेयर देयर इज अ सोल्यूशन। हम उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं जहां सोल्यूशन नहीं है, मैनेजमेंट है बस थोड़ा सा, वो भी एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, मेकिंग योर बॉडी वीक। तो हमें दूसरे तरीके से भी तो देखना पड़ेगा ना अपने शरीर को। टॉलरेंस, अगर आज 10 किलो की बजाय 20 किलो का स्ट्रेस फैक्टर हमने क्रिएट कर दिया अराउंड, तो आपकी सांस रोकने की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस आपको क्रैश कर देगा। यस और नो? कुंभक इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड बाय ह्यूमैनिटी। नहीं तो स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली। एवरीबडी इज गोइंग टू क्रैश। सो देर इज नो ऑप्शन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसी भी लंग इशू का, या ऐसे जो मैं बता रहा हूं, व्यान शक्ति आपकी कम है। व्यान शक्ति का मतलब क्या होता है? यू इनहेल वॉट एवर अमाउंट यू इनहेल एंड होल्ड इट फॉर 4 टाइम्स मोर देन इट। यानी कि अगर 10 काउंट का इनहेल करते हैं 40 सेकंड रोक के, इफ यू आर एबल टू एक्सेल फॉर 20 सेकेंड्स विदाउट डिफिकल्टी, देन यू हैव अ गुड व्यान फैक्टर। मगर ये अभी बहुत वीक होता जा रहा है। तो इस पे प्रैक्टिस करके आप देखेंगे ये एलर्जिक ट्रिगर भी कम हो जाएगा और इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल फील बेटर विद इन योर सेल्फ, है ना, कंजेशन नहीं होगा। हाँ जी। सर, आई अंडरस्टूड वट एवर यू सेड, बट एक क्वेश्चन है, क्या टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा सर्दी अफेक्ट करता है लंग्स को? आई अंडरस्टैंड पॉल्यूशन ये सब पार्टिकल्स तो करते हैं, बट अब टेम्परेचर, हाँ इफ आई एम हाँ, इन ए फ्रेश एयर एंड टेम्परेचर इज हाई, स्टिल इट कैन अफेक्ट? दिस इज माय अब क्वेश्चन। मैं आपको इसको दूसरे नजरिए से देखने के लिए बोलूंगा। योर बॉडी टू अडेप्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस और चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। फिर आप देखो, आप टेम्परेचर बाहर का चेंज हो गया, उसको कैसे आप बदलोगे? हम तो गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। yes, temperature changes impact the body, but the body has also an adaptability factor, strength to a changing temperature.
वो अगर बढ़ जाएगा आपका, तो वो वही चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास बहुत बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि इस सर्दी पहली बार हमने स्टेरॉइड नहीं लिया, इनहेलर नहीं लिया, है ना। तो वो कहते हैं कि कैसे हुआ नहीं, आपका शरीर आपको ठीक करेगा, आपने अपने शरीर को एम्पावर कर दिया, बस सिंपल सी बात है। तो प्रेशर इकोसिस्टम, थर्मल इकोसिस्टम, ये दो चीज मटेरियल मैनेजमेंट करती हैं आपके बॉडी में, इनको करेक्ट कर दीजिए, सारी बीमारी का इलाज है। वात पित्त कफ, इसको बैलेंस आउट कर दो आप, इसको स्ट्रांग कर दीजिए इसको। योगेश जी, यू हैव अ क्वेश्चन? योगेश जी, अनम्यूट करें। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। सर। ऐसा है, मेरे मेरे को कोरोना के बाद से थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हुई थी। क्योंकि कोरोना हुआ था, उसके बाद ठीक तो हो गया मैं, लेकिन थोड़ी सी सांस लेने की दिक्कत हुई थी। फिर सब ठीक रहा। लेकिन खांसी आती है मेरे को, और वो खांसी क्या है, गले से नहीं आती, वो ऐसे लगता है जैसे पेट से खांस रहे हैं। हम्म। और दिनचर्या की जो चीजें हैं वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते भी है, सब कुछ सही है। लेकिन ये है कि भूख ज्यादा नहीं लगती। हम्म। और खांसी जो है, जिस समय मैं सोने लगता हूँ तब, और जब सुबह उठता हूँ तब, उस समय खांसी अपनी चरम सीमा पे होती। अ, एक चीज आप और भी समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी। आपके शरीर में मेन प्रॉब्लम जो है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। आपके शरीर में कोई भी फंक्शन जो है ना, एक रिदम में, एक फ्लो में नहीं होता, ऊपर नीचे होता। इसका असर आप अपने दिमाग पे भी देखोगे। मेंटल फ्लक्चुएशन, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। इवन शारीरिक रूप से आप देखेंगे, आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, हमेशा ऐसा रहेगा कुछ एक्टिविटी करते रहो, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। तो आपके शरीर में के ये इंडिकेटर्स हैं कि आपके शरीर में फंक्शन जो हो रहा है ना, वो एक लय में नहीं है, एक फ्लो में नहीं हो रहा है ना। तो ये भी वात दोष की कैटेगरी में ही आता है ना। तो आपके हिसाब से वात कफ बना, आपके हिसाब से वात कफ बना। दूसरी बात, अगर शरीर में कोई चीज मूव नहीं कर पा रही एक लय में, सडनली आप अपने शरीर को लिटा देते हैं, तो लेटते ही आपका कंट्रोल बॉडी पे कम हो जाता है, और बॉडी फिर अपना रिएक्शन ज्यादा कर देता है, क्योंकि आपका कंट्रोल कम हो गया। तो बॉडी क्या कर रहा है, अंदर से कुछ मूव कराने की कोशिश कर रहा है। खांसी कभी भी गलत नहीं होती, हम हर चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये ही पहले अपने आप में एक गलत तरीका है शरीर को इलाज करने का। मतलब बुखार हो गया तो बुखार कम कर दो, है ना। उल्टी हो गई, उल्टी बंद कर दो। दस्त हो गया, दस्त बंद कर दो। दर्द हो गया, दर्द काट दो। खांसी हो गई, खांसी बंद कर दो। अरे भाई, ये शरीर भी तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए आप। अगर उसके लिए आसानी हो जाएगी तो ये खांसी बंद हो जाएगी। अगर शरीर से कोई चीज बाहर फेंकने की शक्ति शरीर में ज्यादा हो जाएगी या मूव करने लग जाएगी ठीक से, तो ये खांसी बंद हो जाएगी। एक और चीज है, शरीर का टेम्परेचर जब भी आप लेटते हैं तो कम हो जाता है। और कोई भी चीज शरीर को निकालना है तो वो हाई टेम्परेचर में निकाल पाता है। कफ को अगर उसको पिघलाना है तो उसको टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए एक्टिविटी में आप देखेंगे खांसी कम होती है, इनएक्टिविटी में खांसी बढ़ जाती है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर उसके साथ में अगर उसको ठीक से इन्फर करेंगे, अगर इसके ठीक से डिकोड करेंगे, तो पता चलेगा कि हमें क्या करना है, वो भी हमें अंदाजा हो जाएगा। खांसी जब भी आती है उसमें बहुत गर्म गर्म पानी पीजिए, देखिए खांसी कम हो जाती है। या गर्म चीज खाने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद में ऐसी बड़ी बड़ी सिंपल सी चीजें बताई जाती हैं। शहद हो गया, काली मिर्च हो गई, दोनों को मुंह में रख के चबाइए तो खांसी कम हो जाती है। गुड़ काली मिर्च से खांसी कम हो जाती है। या शरीर में एक्टिविटी जैसे ही आएगा खांसी कम हो जाएगी। गर्मी होते ही आपको देखना, गर्मी बढ़ेगी आपके शरीर की, खांसी कम हो जाएगी। या खांसी होगी तो शरीर में गर्मी बढ़ाने की कोशिश करता हो, वो एक एक्टिविटी है जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो पहली बात, जो ए एरिदमिक अरिदमिक फंक्शन है शरीर के अंदर, उसको कंट्रोल में लेके आना, उसको रिदम में लेके आना।
है ना। तो इस प्रोसेस में जो हम मॉड्यूल कराते हैं उसके अंदर वो प्रोसेस देते हैं, जहाँ पे एक रिदमिक एक्शन के तहत आप एक काम करते हैं, कुंभक करते हैं। और आप देखेंगे कुछ समय कुंभक करने के बाद में आपके शरीर के अंदर आपको ही खुद आराम लगेगा अंदर। आप टिक के बैठ भी पाएंगे आराम से, मन में शांति लगेगी, उचाटपना नहीं लगेगा। हम्म। Uh, if you have questions, please type it. Priya Darshini Singh, you have a question. We have a very short time, so quickly ask your question. Unmute yourself. कैन यू हियर मी? हाँ जी, Yeah. नमस्ते हाँ पंडित जी। जी। जी, मेरे को ये पूछना था कि इन अडल्ट्स में तो हम लोग ये देख पाते हैं, बट अगर जैसे कोई बेबी है, 1 2 3 4 साल के हैं, तो उनको देखते हैं कि आजकल उनको भी डॉक्टर बोलते हैं कि चाइल्डहुड अस्थमा है। नाउ उनका क्या है, मतलब मतलब बाय बर्थ उनके ये दोष में इम्बैलेंस है, या क्या है कि उन बच्चों को भी ये बोला जा रहा है कि ये एलर्जिक हैं या ये हैं? तो ये 4 से 5 साल के बच्चे हैं या 6 साल के बच्चे हैं, तो सबको नेबुलाइज़र पकड़ाया जा रहा है, इन्हेलर पकड़ाया जा रहा है, ये बोल के कि एलर्जी है या चाइल्डहुड अस्थमा है, एंड ये लोग मे बी दे विल ग्रो आउट ऑफ इट, ऐसे बोलते हैं। तो एडल्ट्स का समझ में आता है कि उनका कुछ ना कुछ रिदम में नहीं है, बट हाउ डू अ चाइल्ड का हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इनमें? चाइल्ड की लाइफ में भी तो यही फोर्सेस काम करते हैं। जी। मगर अगर चाइल्ड या छोटे इन्फेंट्स के बारे में अगर उनके लंग कमजोर हैं तो फिर आपको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो फिर आपको गर्भिणी को देखना पड़ेगा ना। तो आजकल इनफर्टिलिटी के इश्यूज आप देखिए, जो गर्भ धारण कर रही हैं लेडीज, उनके लंग्स कमजोर हैं, उनका हार्ट कमजोर है। कई मिसकैरेजेस के बाद में एक बच्चा हो रहा है, हार्ट बीट आजकल नहीं आ रही है, ऐसा बहुत देखने में आ रहा है। तो वहां पे जाके देखना पड़े। पूरी ह्यूमैनिटी एक्चुअली ह्यूमन जीनोम डिविएट कर चुका है, हम लोग म्यूटेंट हो चुके हैं। देखिए, आपको थोड़ी सी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन। अगर आप गलत चीज पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे और आप सोचोगे ये चलता रहेगा, तो चलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा। है ना। तो हमारे साथ भी तो यही हो रहा है ना। तो योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन। आपने किसी केमिकल का बॉम्ब करके आपको लगा कि अरे इससे तो हमें फायदा हो गया, पर फायदा 100 साल में तो किसी का दिखा नहीं। हमारे तो बच्चे ही बर्बाद हो रहे हैं। वी हैव बिकम म्यूटेंट एंड अ वीक म्यूटेंट। वो हॉलीवुड मूवी वाला म्यूटेंट नहीं है हम लोग। एवरीबडी हैज अ ड्रग ना। आपके घर में पेटी होगी ना, फर्स्ट एड बॉक्स, आप गर्व करते हो, देखो मेरे पास में इतनी। गलत बात सोच रहे हैं आप। कोई दूसरा ड्रग एडिक्ट नहीं है, हम सभी ड्रग एडिक्ट हैं। और आप इससे जब तक नहीं निकलेंगे, कैन यू, देखिए इंसान ह्यूमन बीइंग जो बर्थ देता है, आप बर्थ को देखने के बजाय उस ह्यूमन को देखो, तब आपको उसके बर्थ का पता चलेगा जो क्या बर्थ देने वाला है। तो अष्टांग गर्भ संस्कार हम प्रोग्राम करते हैं, जो मेदिनी या गर्भिणी के लिए होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होता है। देयर वी टीच कुंभक एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस उनके पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में। देयर इज जमीन आसमान का अंतर होता है। और इफ कंसेप्शन जो है वो हम केमिकल के थ्रू कराने की अगर कोशिश करेंगे, नेचुरल कंसेप्शन आज के टाइम पे आप देखो, आईवीएफ 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 कितने खुल रहे हैं आईवीएफ। इनफर्टिलिटी देखो, इनफर्टिलिटी इश्यूज, कंसेप्शन के इश्यूज आप अपने आसपास में ही पूछ लीजिए। एंड जस्ट लुक 2 जनरेशन बैक, दादी नानी जरा याद कर। सो जो कल्प्रिट है उसको आप ईश्वर बोलते हो। अगर आप गुंडे को ईश्वर बोलने लग जाएंगे तो ठीक कैसे होगा इंसान। केमिकल मेडिसिन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, मगर उसको तो हमने सर पे चढ़ाया हुआ है। अब क्या करें। ह्यूमन बॉडी इस लायक नहीं हो कि सांस ले सके, ऐसा बना दिया, तब भी आंखें नहीं खोल रहे। हमारे बच्चे, अब बोलेंगे उनका क्या, तो हमारे जरिए ही आए हैं। दोष किसका, हमारा है। अगर बच्चे, छोटे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा दोष है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ये जिम्मेदारी तो हमको लेना ही पड़ेगा ना। आंख बंद करके कितने समय तक रहेंगे।
आंख बंद करके कितने समय तक रहेंगे? बट यस, बच्चों में एक चीज है कि इफ यू वर्क अपॉन किड्स, हम 8 साल से कम के बच्चे नहीं लेते, 8 साल के ऊपर के बच्चे हम लेते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं उनको कुंभक का, तो वो बड़ी आसानी से इससे निकल सकते हैं, बच्चे तो और जल्दी निकल जाए, है ना। हमने तो ये भी देखा है कि टाइप 2 डायबिटीज के बच्चे आजकल बहुत हैं केसेस, कि वो भी निकल जाते हैं कुंभक करके उस कंडीशन से। तो बट इसको रिकग्नाइज कौन करे, है ना। WHO तो नहीं करने वाला, IMA तो केस कर देगा, है ना। जिससे लोग ठीक हो रहे हैं उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू रन देयर फैक्ट्री। तो ये अनलेस अनटिल वी बिकम अवेयर, एक नॉर्मल ह्यूमन, पहली बात आपने क्या करना है, आपने अपने आप को ठीक करना है, सबसे पहली जिम्मेदारी। इफ योर बॉडी क्रैशेस नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं ना, उससे अगर आपको क्रैश आ जाएगा तो दे विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द हॉस्पिटल विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द गवर्नमेंट विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द WHO विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिनके गुलाम है ना हम, दे विल नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ह्यूमन बॉडी का एम्पावरमेंट आपकी जिम्मेदारी, आप इसे करो। बाकी आप, हम रोकते नहीं कि आप जो मर्जी करो, बट स्लोली कम आउट ऑफ दिस केमिकल बॉम्बिंग ऑफ योर बॉडी। तब आपको पहली बार लगेगा कि पता नहीं किस पाप से निकले हम। पहली बार आपके अंदर खुशी आएगी, आपका शरीर थैंक यू बोलेगा आपको। तो आप अपने आप को एम्पावर करो, भूल जाइए बाकी, चलिए वो आगे जाके जितने लोग एम्पावर होंगे, है ना, हमारे तो फ्रीडम है ना भैया। आप चाहे तो जो कर सकते हैं, हम तो बोल नहीं रहे आपको, लेकिन आपको समझा तो रहे हैं। आपको क्या स्टेप लेना ये आपकी फ्रीडम है, बट समझिए एंड टेक द राइट स्टेप, एम्पावर योर बॉडी, कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, यू कैन कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। उसके बाद में देन औरों की भी हेल्प कीजिए आप। Thank you, Swamiji, for taking out time to do diagnosis, answering questions. So we have a limited time today.